हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम हट पर। और आज हम हमारी सिविक्स का जो नेक्स्ट लेसन है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जी हाँ, संविधान के बारे में आज लोग हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, क्योंकि स्लाइड्स जो है वो नोट्स हैं। नोट्स आपने नोट करने हैं ताकि इन फ्यूचर जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करें तब आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए, हमेशा की तरह बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्पीड से, बड़े प्यार से, सिस्टमेटिक तरीके से हम कर रहे हैं हमारा लेसन कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को समझने से पहले एक केस स्टडी जो है आज हम लोग करने वाले हैं। यहां बोर्ड पे जो आपको शानदार शख्सियत दिखाई दे रही है, इनका नाम है नेल्सन मंडेला। और इन्होंने एक लाइन बोली थी, क्या बोली थी कि देयर कैन बी नो ग्रेटर गिफ्ट दैट ऑफ गिविंग वंस टाइम एंड एनर्जी टू हेल्प अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। बिना किसी से कुछ लेने की आशा किए हुए जो हेल्प की जाती है वो सबसे बड़ी क्या होती है, एक ऊर्जा देने वाली क्या होती है, चीज होती है। तो चलिए, साउथ अफ्रीका की एक केस स्टडी करते हैं। काफी आप लोगों ने साउथ अफ्रीका के बारे में सुना होगा। चलिए, जो नेल्सन मंडेला थे, पहला क्वेश्चन बनता है कि हु वाज नेल्सन मंडेला। आप नोट कर लीजिए कि पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा कि नेल्सन मंडेला कौन थे, तो उनके ऊपर आपने क्या लिखना है कि दुनिया के सबसे मोस्ट एबल, एफिशिएंट एंड दूरदर्शी जो नेता थे, कहां के, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। और जो नेल्सन मंडेला साहब थे, इन्होंने साउथ अफ्रीका में चल रही रंग भेद की नीति, अपार्थेड, ड्यूरिंग व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका में एक वक्त जो था अंग्रेजों का जो राज था, और अंग्रेज जो थे वहां जो काले लोग थे उनके साथ एक रंग भेद की नीति, मींस ये जो काले रंग के लोग थे इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव जो साउथ अफ्रीका में किया जाता था, उसके खिलाफ ये लड़े थे। आप जान के हैरान होंगे, ये साउथ अफ्रीका के, डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे। 28 साल नेल्सन मंडेला जी ने जेल में गुजारे, 1964 से लेके 1992 तक। और ये जो अफ्रीका की जो सबसे खतरनाक जेल है, प्रिजन रोबन आइलैंड्स, यहां पर इनको 28 साल के लिए क्या कर दिया गया था, भेज दिया गया था। चलिए और जानेंगे क्या थी ये। नेल्सन मंडेला प्लस में साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उनका जो पूरा स्ट्रगल था वो किसके खिलाफ था, अपार्थाइड की पॉलिसी के खिलाफ था। अपार्थाइड क्या होती है, जब रंग के बेस पे, मतलब जो किसी की कलर के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो अपार्थाइड कहलाती है। ये जो पॉलिसी थी वो 19th और 18th सेंचुरी के अंदर साउथ अफ्रीका में अपनाई गई थी। यूरोप ने साउथ अफ्रीका पे कब्जा कर लिया, वहां पे सेटल हो गए, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम अप्लाई कर दिया जिसमें जो कंट्री थी वो 3 ग्रुप में क्या होगी, डिवाइड हो गई। सबसे पहले जो आते थे व्हाइट, अंग्रेज खुद, फिर ब्लैक जो साउथ अफ्रीका के नेटिव थे, और तीसरे जो कलर्ड, वो लोग भारत के भी, महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, साउथ अफ्रीका में गए थे लड़ने के लिए, तो सिर्फ भारत के वो लोग या कई और देशों के वो लोग जो जाके वहां पर क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं माइग्रेट करके। तो ये 3 ग्रुप में उन्होंने क्या कर दिया था, कंट्री को डिवाइड कर दिया था। So, apartheid, a system of racial discrimination unique to South Africa. साउथ अफ्रीका में जो नस्ल के भेद पे, रंग के भेद पे जो भेदभाव था वो कहलाता है अपार्थाइड। 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, ब्लैक, व्हाइट और कलर्ड, वो लोग जो वहां पर क्या थे, माइग्रेट करके रहने चले गए थे। ये जो सिस्टम था, अपार्थाइड की पॉलिसी थी, वो साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या थी, ऑप्रेसिव थी। ऑब्वियसली कोई भी आपके साथ, सिर्फ आप काले हैं या आप किसी भी तरीके से डिसेबल है, उस बेस पे अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तो आप कैसा फील करेंगे। ब्लैक जो थे ना, उनको सेपरेट कर दिया था, मींस वो उस एरिया में नहीं जा सकते थे जहां पे व्हाइट लोग रहते हो, मतलब जहां गोरे लोग रहते हैं वहां ब्लैक पीपल जो थे अलाउड नहीं थे। कुड वर्क इन व्हाइट एरियाज इफ हैड परमिट। अब वो वहां जहां अंग्रेज रहते थे या व्हाइट लोग रहते थे, वहां उसी केस में वो लोग काम कर सकते थे अगर उन्हें वहां पे काम करने की क्या दी जाए, परमिशन दी जाए। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी उसको वो यूज नहीं कर पाते थे, इवन चर्च में नहीं जा सकते थे, वहां भगवान का घर जहां हर कोई जा सकता है,
इवन व्हाइट लोगों ने उन लोगों को अलाउ नहीं कर रखा था उस जगह पे जहां पे व्हाइट लोग पूजा करने जाते थे, और ना वो पूजा कर सकते थे, ना वो एसोसिएशन बना सकते थे, ना वो सरकार के खिलाफ बोल सकते थे। तब जाहिर सी बात है कि जब कोई इस तरीके से करेगा तो कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा। तो सन 1950 की बात है, 1950 के अंदर ब्लैक कलर्ड और इंडियन जो थे वो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं। उसमें वर्कर्स यूनियन, कम्युनिस्ट, जितने भी, इवन व्हाइट लोग भी जो बहुत अच्छे लोग थे वो भी उन्हें क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। सो 1964 में नेल्सन मंडेला जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के क्या थे, हेड थे, उन्हें क्या कर दिया जाता है, इम्प्रिजनमेंट, जेल भेज दिया जाता है। लेकिन व्हाइट जो गवर्नमेंट थी इसके खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी रहती है। नेल्सन मंडेला भले ही जेल में थे लेकिन उनके आदर्शों पर लोग चलते रहे और इस लड़ाई को उन्होंने क्या रखा, जारी रखा। प्रोटेस्ट जो थे बढ़ते गए। तो जो नस्ल भेदी जो सरकार थी उसने रियलाइज किया कि अब वो ज्यादा देर तक क्या नहीं कर सकते, ब्लैक लोगों को दबा के नहीं रख सकते हैं। सो गवर्नमेंट चेंज दियर पॉलिसी, सरकार ने अपनी पॉलिसी क्या बदल दी, जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे। मतलब एक टाइम ऐसा आया कि जब अंग्रेजों को लगा कि अब हमारे जो है काम नहीं बनने वाला, तो उन लोगों ने क्या किया, जो उनकी जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी उन पॉलिसीज को उन्होंने बंद कर दिया। इवन पॉलिटिकल पार्टी से बैन लगा दिया, मीडिया पे उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वो उठा ली। नेल्सन मंडेला को जेल से क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। मतलब सरकार को, जब ब्रिटेनी सरकार को, अंग्रेजों को लगा कि अब पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जो है वो और आगे चल सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने उस सिस्टम को, उनकी जो नीति थी उसे क्या कर लिया, वापिस ले लिया। सो अब जब सब कुछ ठीक हो गया तब साउथ अफ्रीका में एक संविधान बनता है। तो 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका के अंदर मल्टी रेशियल गवर्नमेंट वॉज बोर्न। एक नई सरकार बनती है जिसके अंदर व्हाइट लोग भी थे, कलर्ड भी थे, ब्लैक भी थे। ऐसी सरकार जिसमें कोई भेदभाव नहीं था, सभी को क्या किया गया था, वेलकम किया गया था। और सबको ये लग रहा था कि अब जब काले लोगों का राज आ गया तो व्हाइट लोगों के साथ क्या किया जाएगा, भेदभाव किया जाएगा। लेकिन नहीं, इसीलिए नेल्सन मंडेला को विश्व का शांति पुरस्कार जो है दिया गया। याद रखिए गए, काले लोगों ने व्हाइट लोगों को माफ किया। दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका की एक नई डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए क्या बनाई, सरकार बनाई, जो सोशल, सामाजिक न्याय पे थी, मानव अधिकारों पे थी। तो 2 साल के डिस्कशन के बाद एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तैयार होता है, संविधान तैयार होता है, जिसमें सभी को क्या दिया जाता है, बराबर अधिकार दिया जाता है। ये थी साउथ अफ्रीका की कहानी जो हमारे सिलेबस के अंदर है। इस साउथ अफ्रीका की एक प्रियम्बल हम आपको बता दूं। इस प्रियम्बल में क्या था, सुनिएगा। ये प्रियम्बल क्या कहती है, साउथ अफ्रीका की प्रस्तावना, मतलब उनका संविधान है। संविधान का जो पहला पेज है वो क्या कहता है कि हम साउथ अफ्रीका के लोग उस अन्याय को पहचानते हैं जो हमारे साथ भूतकाल में हुआ था, और हम सम्मान करते हैं उनका जो न्याय के लिए और आजादी के लिए क्या हुए थे, लड़े थे। इसके अलावा रिस्पेक्ट करते हैं हम उन लोगों की जिन्होंने क्या किया है, हमारी कंट्री को बनाने में सहयोग किया है। और हम ये विश्वास करते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो उन सब लोगों की है जो उसकी धरती पर रहते हैं, वो चाहे ब्लैक हो, व्हाइट हो, कैसे भी डाइवर्सिटी हो। इसलिए आज के बाद हम लोग बिल्कुल मुक्त रूप से अपने नेताओं का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, और हमारे देश में जो भी काम होगा वो संविधान के आधार पे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे होगा। सो हम पुराने पास्ट को भूल के नई फंडामेंटल वैल्यू, मानव अधिकारों पर एक नया समाज का क्या करेंगे, हम लोग निर्माण करेंगे। सो तो उन्होंने डिसाइड किया मिलके सबने कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कोई किसी को दैत्य नहीं समझेगा, बुरा नहीं समझेगा। हम सारे मिलके एक सॉल्यूशन निकालेंगे और डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेट्स हैं, लोकतंत्र है, उसको क्या करेंगे, हम लोग लेके चलेंगे। और साउथ अफ्रीका के संविधान ने पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज को क्या किया, इंस्पायर किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सुनिएगा। अब इस स्टोरी के बाद जो चैप्टर की शुरुआत होती है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश का जो सुप्रीम लॉ होता है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन संविधान जो रिटन सेट ऑफ रूल्स होता है, कोई भी सरकार जो आएगी उस संविधान में लिखे हुए नियमों के अनुसार क्या करेगी, काम करेगी, न कि अपनी मर्जी से। सो द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री कंटेनिंग फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द पॉलिसी एंड सोसाइटी इन अ कंट्री, समाज कैसा होगा, सरकार कैसी होगी, इन सबको बेस लेके जो चलती है वो क्या कहलाती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहलाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये जो मैं पॉइंट दे रहा हूं, इन पॉइंट्स को आप इजीली एलोबरेट कर सकते हैं। नंबर 1,
ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। किसी भी देश में अलग अलग धर्मों के अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, जैसे कि हमने साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा, साउथ अफ्रीका में ब्लैक भी थे और साउथ अफ्रीका में व्हाइट भी थे। अगर संविधान लिखित होगा तो जितने भी अलग अलग धर्मों जातियों के लोग हैं उन सब के बीच में क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, सबको अपने अधिकारों का क्या है पता होगा। उसके बाद संविधान ये बताएगा कि सरकार कौन बनाएगा, सरकार कैसी होगी, सरकार किस तरीके से अपनी पॉलिसीज को चलाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सरकार के ऊपर क्या करता है, बंदिशें लगाता है सही काम करने की, और सभी को राइट्स एंड ड्यूटी बता देता है। सरकार की पावर कहां तक है, सरकार कितना सिटीजन के राइट के लिए करेगी, या सरकार का खुद का राइट कितना है, वो संविधान में लिखा होता है। और एक अच्छी सोसाइटी का क्या करती है, निर्माण करती है, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। इंडिया, चलिए अब हम बात करते हैं, ये है ब्रिटिश इंडिया और ये है हमारा आज का इंडिया। तो भारत के संविधान को हम लोगों ने क्या करना है, पढ़ना है कि हमारे भारत का जो संविधान था उसे बनाना कितना मुश्किल टास्क था। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे लंबा संविधान और सबसे सफल संविधान जो है भारत का है। चलिए देखते हैं। पहले तो हमारे भारत का जब संविधान बन रहा था तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट प्रॉब्लम वर फेस्ड व्हाइल मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला जो आपका पॉइंट है वो कि भारत जो था वो इतना बड़ा था कि आज भी इतनी ह्यूज बड़ा और डाइवर्सिटी वाला, मतलब विविधताओं का देश है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, धर्मों में काफी डिफरेंस चल रहा था। और जब भारत अंग्रेजों के टाइम में था तो भारत के अंदर प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब कुछ इलाके ऐसे थे जिन पे आज भी राजाओं का क्या था, राज था, और कुछ जो है पाकिस्तान के पास थे। पाकिस्तान का भी, हमारे इंडिया का भी डिवाइडेशन भी जो था वो हो गया था। तो कंट्री का जो फ्यूचर था वो बड़ा अजीब सा लग रहा था और नहीं लग रहा था कि एक संविधान क्या कर पाएगा, इनको सिक्योर कर पाएगा। पर शुरुआत की गई। सुनिएगा कि हमारे भारत का संविधान था उसकी हिस्ट्री क्या रहती है। ये द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन 1928 की बात है। एक हमारा संविधान बन गया था, श्री मोतीलाल नेहरू जी ने और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने बनाया था बेटा। 1931 में कराची जो पाकिस्तान के अंदर है, तो उसमें ये बताया गया कि अगर भारत कल को आजाद होता है तो भारत का संविधान कैसा होगा, ये डिसाइड। देखो कितनी बड़ी हिस्ट्री है। हम बस ये याद रखते हैं, हम लोगों को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान बन के तैयार लागू हो गया था, हम लोगों को ये बात याद है। लेकिन 1928 से इसकी शुरुआत हो जाती है, जब भारत गुलाम था तभी ये डिसाइड हो जाता है कि कल को अगर भारत आजाद होता है तो भारत का जो संविधान है वो कैसा रहेगा, डिसाइड किया गया था। तो हम लोगों ने 1928 में डिसाइड कर लिया था अगर भारत आजाद होगा ना तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपनाएंगे कि जो भी वोट देने का सबको क्या होगा, अधिकार होगा, राइट टू फ्रीडम और इक्वालिटी सबको दिया जाएगा, और जो माइनॉरिटीज है, जो संख्या में कम है, उन लोगों को भी क्या है, स्पेशल राइट हमारे भारत के अंदर दिए जाएंगे। ये बात जो थी 1928 में ही क्या हो चुकी थी, डिसाइड हो चुकी थी। तो हमारे भारत के काफी सारे इंडियन जो थे फैमिलाइज थे पॉलिटिकल सिस्टम से अच्छे से। तो कई सालों के बाद, सोचने के बाद, और जो है हमारे भारत के संविधान का जो खाका है, फ्रेमवर्क जो बेटा तैयार किया गया। हमारे प्लस में हमारा संविधान बना तो जो फ्रांसीसी क्रांति 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो इक्वालिटी का क्या देती है, नारा देती है, इक्वालिटी के सिद्धांत को भी हमारे संविधान में शामिल किया गया। रशिया की रिवोल्यूशन का सोशलिस्ट सिस्टम हमारे भारत में अपनाया गया। यूएस का जो बिल ऑफ राइट था वो लिया गया। लेकिन पूरी डायरेक्टली ये इनकी नकल नहीं थी, मतलब विदेशों में ये जो चीजें हो रही थी, हमारे भारत वाले चाहते थे कि भारत के संविधान में भी ये सब चीजें क्या होनी चाहिए। तो इन चीजों को क्या किया गया, शामिल किया गया। सन 1946 की बात है, हमारे भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, संविधान सभा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे आपने नोट लिखना है। हमारी भारत की संविधान की जो ड्राफ्टिंग थी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने 299 मेंबर थे जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। उन्होंने ये जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि 1928 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, उसके जो प्रिंसिपल्स थे उन प्रिंसिपल्स को क्या किया गया, सबसे पहले सामने रखा गया, ऊपर रखा गया। और असेंबली जो थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर थे वो ज्यादा थे, कुछ नॉन कांग्रेस के मेंबर भी ज्यादा थे। द कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान था वो ऐसे नहीं है कि जो उसमें कांग्रेस के बंदे थे उन्हीं की जो प्रिंसिपल थे, उनकी जो सोच थी उन्हीं को रिफ्लेक्ट करता, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे भारत का जब संविधान बना था, हमारे भारत के संविधान में एक एक भारतवासी की इंस्पिरेशन को क्या किया गया है, शामिल किया गया है।
इसलिए क्या हुआ कि ये ना हो कि सिर्फ कांग्रेस के जो नेता है या कांग्रेस के जो पार्टी के लोग ज्यादा है उन्हीं का सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चले, इसलिए बकायदा इलेक्शन होते हैं संविधान के लिए। 1940 के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के इलेक्शन होते हैं। पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे नोट लिख रहे हैं हम लोग, पहली मीटिंग 1946 के अंदर होती है। और उसके बाद जाहिर सी बात है जब भारत का विभाजन हो जाता है तो भारत दो हिस्सों में, इंडिया और पाकिस्तान में बंट जाता है, तो मेंबर थोड़े दूर हो जाते हैं। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिसके डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे इसके क्या थे, हेड बनाए गए। डिस्कस किया गया और कई राउंड का डिस्कशन चला। फाइनली 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन की लंबी कोशिशों के बाद फाइनली हमारे भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान बनके लागू हो जाता है। पर इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को जो है वो क्या कर दिया जाता है, इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। याद रखना, हमारे भारत को पूछे कि भारत को संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, तो आप कहेंगे 2 ईयर 11 मंथ्स और 18 डेज, 18 दिन हमारे भारत के संविधान को बनने में, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भारत का संविधान बनकर तैयार होने में। हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट किया, इतना मतलब हम लोगों ने बनाया चाहे किसी ने, हम लोग कैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब वो क्या बातें हैं कि हमारे संविधान को किस तरीके से बनाया गया कि हम लोगों ने इसे बड़े दिल से क्या किया, स्वीकार किया। चलिए पिछले 64 सालों में बात करें, नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन, मतलब हमारे संविधान को इतनी बारीकी से, इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे सिस्टम से बनाया गया है कि पिछले 60-70 सालों के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, ये नहीं कहा कि भारत के संविधान में कहीं ना कहीं वैधता नहीं है, कानूनी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने क्या करती थी, हमारी जो बनी थी, इलेक्शन हुए थे, उसने पूरे ज्योग्राफिकल एरिया मतलब भारत के कॉर्नर कॉर्नर से अलग अलग धर्मों के, जातियों के, ग्रुप्स के, पॉलिटिकल पार्टी के सभी लोगों को इसमें क्या किया गया था, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया गया था, बुलाया गया था, मांगा गया था। अलग मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे संविधान को बनाने वाले थे वो अलग अलग भाषाओं के, ग्रुप के, कास्ट के, क्लास के, रिलीजन के, अलग अलग व्यवसाय के सभी लोग क्या थे, शामिल थे। फाइनली इन्होंने जिस सिस्टमेटिक तरीके से हमारे संविधान को बनाया, हमने उसे इजिली क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। हमारे भारत का संविधान मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर्ड, 2000 के नजदीक इसके अंदर क्या किया गया, जब संविधान बन रहा था तो जो नियम लिखे 2000 से ज्यादा नियमों में बदलाव किया गया, चेंज किया गया। 114 दिन तक उनकी डेलिब्रेशन चली, बैठे रहे, हर डॉक्यूमेंट को बार बार पढ़ा गया, एक एक वर्ड जो था उसका बोल के सबको बताया गया। मतलब इसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट कहते हैं। मतलब जब संविधान बन रहा था सारे लोग बैठे थे, हर नियम को, हर कायदे को बार बार पढ़ा गया, बार बार बोला गया, ताकि भविष्य में इसमें कोई कमी जो है ना रह ना जाए। तो वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 2 वेज, हम हमारे भारत के संविधान को 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। बाय रीडिंग द व्यूज, हमारे जो मेजर लीडर थे उनके व्यूज को पढ़ के, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी फिलोसफी क्या कहती है उसको देख के हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। बेटा ये तो क्या वादा था, महात्मा गांधी जी ने अपनी मैगजीन यंग इंडिया में 1931 में लिखा था कि हमें एक ऐसा संविधान चाहिए, ठीक है, जो स्पेशल हो। बट BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने महात्मा गांधी के विजन को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को एक भाषण दिया था, जब कहा था कि जब दुनिया सो रही होगी तब भारत जागेगा नई आजादी के साथ, और फ्रीडम के साथ साथ हमारे पास पावर भी आएगी, जिम्मेदारियां आएगी, और भारत की सेवा करने का मतलब है उन लाखों लाखों भारत के उन लोगों की सेवा करना जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या किया है, सहयोग किया है, और आने वाली पीढ़ियों तक के आंसुओं को पहुंचने का काम कौन करेगा, हमारा संविधान करेगा। हमारी एक प्रियम्बल तैयार की गई, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। हमारे भारत का संविधान जो है वो एक प्रियम्बल से क्या होता है, शुरू होता है। हमारे भारत के संविधान की खास बातें क्या है, हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है, और इसके अंदर लगातार इसको अपडेट किया जा रहा है हमेशा से, और ये बताता है कि किसके पास कितनी पावर होगी। सरकार, हमने शुरू में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है, वही काम हमारे भारत का संविधान भी क्या कर रहा है। सिटीजन को क्या कर रहा है, राइट क्या कर रहा है बेटा, प्रोवाइड कर रहा है। हम लोगों ने, मैंने बड़े सिंपल वे के अंदर आपको ये जो चैप्टर थे, इस चैप्टर में हालांकि ज्यादा कुछ नहीं है,
सिंपल सिंपल भाषा के अंदर इन द नोट्स वे मैंने ये चैप्टर आपको क्या कर दिया, यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आई एम डैम श्योर कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपका छूट गया हो, क्योंकि इस स्लाइड्स को जब मैंने तैयार किया था तो मेरा मेन एम यही था कि कोई भी कंसेप्ट जो है इस चैप्टर का ना रहे और कम से कम शब्दों में हर चीज जो है आप तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। सो उम्मीद करता हूं कि मैंने आज जो भी बताया वो आप लोगों ने समझा, लेकिन संविधान को और अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट इसके अंदर भूल गया। हमारी जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल के अंदर कुछ कंसेप्ट्स हैं मैं जो आपको बताना जरूर चाहूंगा, क्योंकि हमारे भारत का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है आपकी बुक पे लिखी हुई है, उस प्रस्तावना के अंदर पूरे भारत को संविधान को बता दिया। उसमें कुछ मेन वर्ड हैं जो आपको पता होना चाहिए। जब सबसे पहला वर्ड आएगा आपका SOV, सॉवरिजन, एक वर्ड सॉवरिजन आएगा, फिर वर्ड आएगा आपका सेक्युलर, फिर एक वर्ड आएगा आपका रिपब्लिक, ये उसके बाद आपके वर्ड आएगा एक जस्टिस, न्याय। ये जो कुछ वर्ड आएंगे, इन वर्ड्स की जो है डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो मैं आपको एक इसमें से एक सिर्फ सेक्युलर वर्ड बता रहा हूं, बाकी मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर इनकी जो डेफिनेशन है वो जरूर क्या करेंगे, भेजेंगे, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों ने थोड़ा इस हमारे कहने के बाद जो है इस चैप्टर को स्टडी भी किया है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेक्युलर वो कंट्री होती है जहां सभी धर्मों को इक्वल माना जाता है, वेयर ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वली, दैट इज नोन एज अ सेक्युलर कंट्री। बाकी आप बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।